संदीप की भाभी सुनीता बहुत ही अकड़ू स्वभाव की थी। संदीप के माता पिता नहीं थे, इसी वजह से संदीप अपने भैया भाभी के साथ ही रहता था। सुनीता के अकड़ू स्वभाव की वजह से कई बार संदीप बहुत दुखी हो जाता था। मैं तो इस घर में नौकर हूँ, सारा दिन घर के काम करते रहो। जब सारे कपड़े मशीन में धुल गए तब देवर जी को याद आया कि शर्ट भी धुलने देनी है। सुनीता भाभी, मैंने आपको कल रात बोला था, जब आप कपड़े धोने लगोगे मुझे बता देना। अब मैं कोई टेलीविजन या रेडियो तो हूँ नहीं जो आपको खबर देती रहूं कि मैं कब क्या कर रही हूँ। खुद ध्यान रखना सीखो या ध्यान रखने वाली ले आओ। मैं नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखे। तभी पड़ोस में रहने वाली शिखा घबराई हुई आ जाती है। संदीप पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो कुछ बोल नहीं रहे। क्या? रुको मैं देखता हूँ, तुम घबराओ नहीं। संदीप और शिखा पड़ोसी होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे। दोनों बचपन से साथ में पले बड़े थे। शिखा के ऊपर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पहले शिखा की मम्मी नहीं थी, अब पिता का साया भी अचानक शिखा के सिर से उठ गया। शिखा के पिता अचानक चल बसे, पर जाते जाते वो शिखा का हाथ संदीप के हाथों में दे गए। ये लो, पहले एक निकम्मे की रोटी पानी के खर्चे कम थे, अब शादी भी की तो एक गरीब से जो दहेज में फूटी कौड़ी नहीं लाई। सुनीता धीरे बोलो, सब आवाज कमरे से बाहर जा रही है। संदीप नई नौकरी ढूंढ रहा है, सुबह ही बोल रहा था। पिछले कितने दिनों से बोल रहा है? मिली तो नहीं ना? एक बोझ पहले ही उठा रही थी, अब दूसरा बोझ और आ गई। सुनीता की बातें संदीप और शिखा ने सुन ली। अगले कुछ दिनों तक सुनीता बात बात पर संदीप और शिखा को सुनाती रही। सब्जी खत्म हो गई है, इसलिए तुम दोनों नमक से ही रोटी खा लो। अब ये तो है नहीं कि हम अपने हिस्से की सब्जी भी तुम्हें दे देंगे। वैसे भी सब्जियां बहुत महंगी हो रही हैं, और तुम दोनों जानते हो तुम्हारे भैया अकेले कमाने वाले हैं और घर में खाने वाले हम 4 लोग हैं। अब तो इतनी महंगाई हो गई है कि बच्चों के लिए दूध ब्रेड भी नहीं खरीद पाती हूँ, क्योंकि तुम दोनों की वजह से खर्च दुगना हो गया है। थोड़ा सोचो और कोई काम करो। सुनीता भाभी, मैं जब से शादी होकर आई हूँ मैं यही सुन रही हूँ कि हम दोनों आप पर बोझ हैं। मुझे बुरा लगता है जब आप ये बातें बोलते हो। संदीप जी, हम दोनों अब यहाँ नहीं रहेंगे। बेकार में हमारी वजह से भैया भाभी परेशान हो रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। अभी उस घर का किराया बाकी है, हम आगे बढ़ा देंगे किराया, पर मैं ताने सुनकर यहाँ नहीं रह सकती। नहीं सुने जाते तो चले जाओ ना दोनों। ठीक है शिखा, अब से हम तुम्हारे घर रहेंगे। और फिर संदीप ने अपना घर छोड़ दिया और बराबर में शिखा के घर जो किराए का था उसमें रहने लगा। पर काम करना जरूरी था। सुनो, तुम पापा का ही काम कर लो। पापा बाजार में मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी बेचा करते थे। पापा को मार्केट में सब जानते हैं। जैसे पापा काम करते थे मैं वैसे ही तुम्हें बता दूंगी। कम से कम कोई काम तो शुरू होगा। तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है शिखा? मेरे पास पैसे नहीं है, सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ रहा है। अगर मैं साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? हम दोनों का जन्म जन्म का साथ है। तुमने मेरी ऐसे समय में मदद की थी जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने मुश्किल की घड़ी में मेरा हाथ थामा। संदीप, तो अब मुश्किल की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मटर पनीर की सब्जी पूड़ी का ठेला शुरू करो, देखना तुम्हारा काम बहुत चलेगा। और फिर संदीप ने काम शुरू करने के लिए कुछ रुपए उधार पर लिए और कुछ ही दिनों में संदीप ने अपने ससुर का काम फिर से शुरू कर दिया। बाजार में वो मटर पनीर की सब्जी पूड़ी का ठेला लगाने लगा। घर का काम खत्म करके शाम के समय शिखा भी संदीप का साथ देने के लिए ठेले पर ही आ जाती थी। पहले तो यहाँ कोई बुजुर्ग ठेला लगाते थे ना, अब तुम लगाने लगे हो? भैया जी, वो मेरे ससुर थे, कुछ महीनों पहले उनका देहांत हो गया। अच्छा, ओहो, बड़े दुख की बात है भाई। पर चलो, अच्छी बात यह है कि तुमने अपने ससुर की यादों को जीवित रखा और उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रहे हो। धीरे धीरे संदीप के ठेले पर वही ग्राहक वापस लौट आए जो उसके ससुर के समय आते थे। संदीप का काम चल गया और अब उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। सुनीता के मन में अपने देवर देवरानी के लिए ईर्ष्या पनप गई। उसे अपने देवर देवरानी की खुशी देखी नहीं गई। वो उनका काम बिगाड़ना चाहती थी। सुनीता भाभी, कल मैं और ये मथुरा वृंदावन गए थे तो मथुरा के पेड़े लाए थे, सोचा आपको भी प्रसाद दे दूं। हाँ, लाओ दो। मथुरा के पेड़े तो मुझे बहुत पसंद है, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। और बताओ, काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया भाभी, बहुत अच्छा चल रहा है, आप सबका आशीर्वाद है। फिर पर मटर पनीर की सब्जी पूड़ी खाने जरूर आऊंगी। सुनीता ने सोच लिया था कि किस तरह से संदीप का बना बनाया काम बिगाड़ना है। और फिर एक दिन वो अचानक संदीप के ठेले पर पहुंची गई। उस समय कुछ ग्राहक पूड़ी सब्जी खा रहे थे। भाभी आप आइए ना। हाँ, सोचा मेरे देवर ने नया काम खोला है तो मैं भी देखने आ जाती हूँ। अरे वाह, मटर पनीर और पूड़ी की खुशबू कितनी बढ़िया आ रही है। खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है, भूख लग गई मुझे तो। अरे तो रुको भाभी, मैं आपके लिए भी थाली लगा देता हूँ। संदीप ने अपनी भाभी सुनीता के लिए बहुत मन से बढ़िया थाली तैयार की। तभी सुनीता ने अपने पर्स में से एक मरी हुई छिपकली निकाली और मटर पनीर की सब्जी में मिला दी और शोर मचा दिया।
अरे ये क्या, मटर पनीर में तो छिपकली है देवर जी, तुम जहरीला मटर पनीर खिला रहे हो। अरे अरे कोई मत खाओ, इस मटर पनीर में छिपकली का जहर मिला हुआ है। कैसा मटर पनीर पूड़ी वाला है, हमें जान से मारना चाहता है। देख कर नहीं बनाते हो, बिल्कुल भी साफ सफाई का ध्यान नहीं है। मटर पनीर में छिपकली गिरा दी। इस मटर पनीर की सब्जी पूड़ी वाले की तो पुलिस में शिकायत होनी चाहिए। चलो भाई चलो, सब वीडियो बना लो और पुलिस को बुलाकर इसे पकड़वा दो। सुनीता भाभी, मैं जानता हूँ आपने ये जानबूझकर किया है। आप मेरे से जलते हो ना। अरे मैं आपका सगा देवर हूँ और आपने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी बात मानो, मैं बहुत साफ सफाई के साथ सब कुछ बनाता हूँ। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी इसमें मेरा साथ देती है। हम चीजों को बार बार धोते हैं। मैं कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता। तभी शिखा भी ठेले पर आ जाती है। ठेले पर ग्राहक संदीप को पीट रहे थे। अगर तुमने गलती की है तो इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी देवर जी। तुम्हारी गलती सामने है, देखो मटर पनीर में छिपकली है। कैसी बातें कर रही हो भाभी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगा रही हो ताकि इनका काम खराब हो जाए। दिखाओ छिपकली को, कौन सी छिपकली है, मैं भी तो देखूं। शिखा की बात सुनकर सुनीता घबरा जाती है, क्योंकि छिपकली को देखकर तो दूर से ही लोग डर जाते हैं। अब उसको हाथ में कौन पकड़े। लोगों ने असलियत तो देखी नहीं। सच तो ये था कि जो छिपकली सुनीता ने सब्जी में गिराई थी वो बिल्कुल असली जैसी दिखती थी, पर वो नकली छिपकली थी। अरे अब देखने से क्या होगा, मेरी कटोरी में है, मैं इसे फेंक देती हूँ। दूर से देखो, हाथ मत लगाना नहीं तो जहर फैल जाएगा। नहीं नहीं, जहर तो फैल चुका है आपकी झूठी बातों का। मैं हाथ में लेकर जरूर देखूंगी। शिखा ने निडरता के साथ मटर पनीर की सब्जी में से छिपकली को पकड़ लिया और सच सामने था। ये देखिए, ये छिपकली नकली है, एक खिलौना जो अक्सर असली छिपकली की तरह दिखती है। आप सब भी अपने हाथ में लेकर देखिए, घबराइए नहीं, ये नकली है। अरे अरे हाँ, ये तो नकली छिपकली है। इसका मतलब ये औरत झूठ बोल रही थी। इस बेचारे शरीफ और ईमानदार दुकानदार को बदनाम करना चाहती थी। हाँ आपने सही कहा, ये मेरी जेठानी है। हमारे काम से इन्हें जलन हो रही थी। ये चाहती थी कि हमारा काम बंद हो जाए, इसीलिए इन्होंने ऐसी घटिया हरकत की। अरे फिर तो इन्हें पुलिस के हवाले करना चाहिए। हैं? इन्होंने आपके काम को खराब करना चाहा। अगर आप इनकी गलती ना पकड़ते तो आज आपके पति को पुलिस के हवाले करवा देती। सुनीता भाभी, अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी पुलिस को बुला सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं आपकी तरह गिरी हुई नहीं हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से और आज के बाद हमारे सामने कभी मत आना। शिखा ठीक कह रही है भाभी। आपने ऐसी हरकत करके रिश्तों को ही खत्म कर दिया। आपको भाभी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। सुनीता कुछ नहीं बोली। वो शर्मिंदगी के साथ मुंह लटकाती हुई वहां से चली गई। उस दिन के बाद संदीप ने अपने भैया भाभी से रिश्ता बिल्कुल खत्म कर दिया और फिर से पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना काम करने लगा।